हेलो गाइस, आप सभी का हमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ली बाई ने ताइजी पैलेस पर हमला कर दिया था क्योंकि चांगन ने उसके सुयू शहर को बर्बाद कर दिया था, जिससे उसके पेरेंट्स मारे गए। इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था। फिर अब हम देखते हैं कि ली बाई पैलेस के सैनिकों को मारने लगता है, लेकिन तभी उसे बाईजी की आवाज़ आती है जिससे वो रुक जाता है। ली युआन फिंग और डी रेंजी बाईजी को लेकर आ जाते हैं। बाईजी रोते हुए ली बाई के पास आता है। ली बाई उसे संभालता है और पूछता है कि तुम यहाँ कैसा है, मुझे बताओ कि हमारे सुयू शहर में क्या हुआ था। बाईजी बताता है कि फ्लावर फेस्टिवल के दिन तुम्हारे माता पिता ने मुझे रेस्ट स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करने को कहा था। उन्हें यकीन था कि तुम जरूर आओगे। मैंने काफी समय तक वहां इंतजार किया। तभी अचानक से आसमान में अंधेरा छाने लगा और एक भयंकर आंधियां आने लगी। मुझे कुछ बुरा फील हो रहा था, इसीलिए मैं वापस घर की तरफ लौटा, लेकिन मैंने देखा कि पूरा शहर और लोग क्रिस्टल में बदलकर नष्ट हो रहे थे। तभी चांगन के वो भी वहां गए थे और वो सभी मुझे बचाकर यहाँ ले आए, पर वो तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बचा सके। लेकिन अगर तुम जल्दी शहर वापस आ जाते तो शायद तुम अपने पेरेंट्स को बचा सकते थे। ली बाई कहता है कि मैं जब शहर गया था तब पूरा शहर सही था और मेरे पेरेंट्स भी वहीं थे। सभी सैनिक उसे घेर लेते हैं और लियोन फिंग बाईजी को लेकर वहां से चला जाता है। तभी वहां ताइजी पैलेस की गॉडेस की आवाज आती है जो कहती है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो डस्ट से बना हुआ एक इल्यूजन था, जिसे उसी मिस्टीरियस विलन ने एक सीक्रेट स्पेल से कास्ट किया था, जिससे सभी लोग मर गए। उस समय तुम्हें जो कुछ भी नजर आया वो सच नहीं था। पर ली बाई उसकी नहीं सुनता और वो उनकी तरफ हमला करता है, तो डेंजी, जाओ रोंग और सभी सैनिक उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ताइजी पैलेस की गॉडेस उन्हें शांत रहने को कहती है और बताती है कि ली बाई, तुम में पियरलेस टैलेंट है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी उस चलावे में फंस जाओगे। उस मिस्टीरियस विलन ने तुम्हें भड़काला है, इसीलिए तुम्हें उन बातों पर गौर करना चाहिए। मेरे वॉरियर ने ही तुम्हारे उस छोटे दोस्त बाईजी को बचाया था और तुम सच जानते हो फिर भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहते। ली बाई उनकी बात समझ जाता है और वो शांत हो जाता है। ली बाई अब उनसे कुछ सवाल नहीं पूछता और अपने पेरेंट्स को खोने के गम में काफी दुखी था। वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। एक आदमी उसके पास वाइन लेकर आता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। उसे अभी वही बातें सता रही थी कि अगर उसने अपनी माँ का लेटर जल्दी पढ़ लिया होता तो अपने पेरेंट्स को बचा सकता था। फिर अब हम देखते हैं कि ली बाई एक शराबी की तरह लगातार शराब पीता रहता है। जाओ रोंग उसके पास आती है। वो उसे कहता है कि क्या ताइजी पैलेस की गॉडेस ने तुम्हें मेरा पीछा करने को कहा है। जाओ रोंग कहती है कि मैं ये सब चांगन की सुरक्षा के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तुम भी एक सस्पेक्ट हो जिससे चांगन को खतरा हो सकता है। ली बाई वहां से जाने लगता है और उसे कहता है कि मेरे माता पिता मारे गए, लेकिन तुम ये सब समझ नहीं पाओगी कि अभी मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। जाओ रोंग कहती है कि बाईजी ने बताया कि तुमने लौटने में 2 दिन की देरी की थी। मुझे लगता है कि तुम वहां जल्दी पहुंचे होते तो अपनी स्किल और टैलेंट की मदद से अपने शहर और पेरेंट्स को बचा सकते थे। ली बाई को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए अपनी सोट को बाहर निकालने लगता है, पर उस पर हमला नहीं करता और कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। 2 दिन तक मैं नशे में रहा और मैंने अपनी माँ का लेटर खोल कर नहीं देखा। तभी उस लेटर को गौर से देखता है, जिससे वो हैरान हो जाता है और जल्दी से धूप में आकर उस लेटर को देखने लगता है और कहता है कि सुयू शहर के लेटर पर लगी हुई सील में हमेशा बेस के रूप में क्लाउड पैटर्न होता है और इस पर वो नहीं है। जाओ रोंग कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि किसी ने पहले ही तुम्हारे इस लेटर को खोल लिया था। ली भाई अब वहां से निकल जाता है और वो जल्दी से क्यूची हाउस में लिंगू के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे लेटर के साथ यहाँ कुछ छेड़खानी की गई थी। लिंगू बताते हैं कि उस दिन यहाँ जितने भी मेहमान आए थे वो सभी चांगन के विद्वान थे। मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई ऐसी नीच हरकत कर सकता है। जाओ रोंग भी वहाँ गई थी। लिंगू बताते हैं कि उस पार्टी में लियो यांग भी थी जिससे तुम मिले थे, पर वो ऐसा नहीं कर सकती। वो अभी यहीं है और कुछ दिनों से मेरे रेजिडेंस में उसकी आंखों की बीमारी का इलाज चल रहा है। जाओ रोंग ने मेरे पास एक अच्छे डॉक्टर को भेजा था, जिससे अब उसकी आंखें बेहतर हो रही हैं। लियो यांग का इलाज अब पूरा हो चुका है, इसलिए डॉक्टर उसकी आंखों से पट्टी को हटा देते हैं। लियो यांग की आंखें पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, जिससे वो बहुत खुश होती है। जाओ रोंग भी उसके पास आ जाती है और उसे पूछती है कि अब तुम्हारी आंखों की हालत कैसी है। लिंगू उसे रिस्पेक्ट देती है और कहती है कि मुझे खुशी हुई कि आपको मेरी इतनी चिंता थी। अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ और मैं कल वापस अपने घर लौट सकती हूँ। जाओ रोंग कहती है कि ये बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी जिन्हें तुम अपने दोस्तों के लिए लेकर जा सकती हो। इससे वो बहुत खुश हो जाती है। ली भाई लिंगू से कहता है कि कल पार्टी में जितने भी लोग आए थे मुझे उन सभी से मिलना है, इसीलिए आप मुझे सभी गेस्ट की लिस्ट और एड्रेस दे दो, मैं उनसे मिलकर बात करूंगा। लिंगू इसके लिए मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी इस काम में मदद करूंगा। और अब वो भी ली भाई और जाओ रोंग के साथ एक एक करके सभी गेस्ट के पास जाते हैं जो पार्टी में आए थे, पर उन सभी को उस लेटर के बारे में कुछ पता नहीं था, जिससे ली बाई को कुछ पता नहीं चलता कि उसके लेटर को किसने खोलकर देखा था। वो अब काफ़ी निराश हो चुका था।
चांगन के सभी लोग आसमान में कोमी लाटेन छोड़ रहे थे ताकि उनके पेरेंट्स उन्हें खुशहाली का आशीर्वाद दे सकें। ली भाई भी वापस से चांगन में पहुंच चुका था। उसके साथ जाओ रोंग और लिंगू भी थे। ली भाई अभी भी काफ़ी परेशान था। लिंगू उसे बताते हैं कि आज नए साल के तीसरे महीने का 9वां दिन है और चांगन में एक रिवाज है कि इस दिन हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और परंपरा के अनुसार लोग लालटेन को आसमान में छोड़ते हैं ताकि वो इस चांदी रात से अपनी पुरानी यादों का आनंद ले सकें। और अब वो उसे अपने बारे में बताते हैं कि मेरा जन्म क्लाउड मॉर्लैंड के एक शहर में हुआ था और मेरा होम टाउन भी तबाह हो गया था, जिससे मेरे माता पिता गुजर गए, इसलिए मैं चांगन आया और यहीं रहने लग गया। मेरा एक्सपीरियंस भी बिल्कुल तुमसे मिलता जुलता है। तुम्हें भी एक लालटेन छोड़कर अपने दुख को व्यक्त करना चाहिए। और वो एक लालटेन को आसमान में छोड़ देते हैं। ली भाई कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, साथ ही अब मैं कभी कविताएं भी नहीं लिखूंगा। मैंने सालों पहले अपना परिवार छोड़ दिया था क्योंकि मैं क्लाउड मोरलैंड की डलनेस में खड़ा नहीं हो सकता था। मुझे लगा कि मैं यहाँ चांगन में वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए था। मैं बेहतर शराब पीना चाहता था और तेज़ी से तलवारबाजी सीखना चाहता था। साथ ही मैं बेहतर कविताएं भी लिखना चाहता था, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये सब मेरे लिए एक इल्यूजन की तरह होगा। लिंग उसे समझाते हैं कि अपनों के बीच रिलेशन एक मॉर्टल केज की तरह होते हैं। तुम्हें इन अटैचमेंट्स को भूल जाना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। ली भाई कहता है कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे माता पिता पहले ही जा चुके हैं। मैं अब अच्छी तरह से जानता हूँ कि भले ही उस दिन मैंने अपने माँ का लेटर खोला होता, फिर भी मैं वापस अपने शहर नहीं जाता और पार्टी को एंजॉय करने के लिए यहीं रुका होता ताकि मैं चांगन की अच्छी वाइन पी सकूं। और वो गुस्से में अपनी उस जेड वाइन पॉट को पानी में फेंक देता है। लिंग उस जेड वाइन पॉट को पानी से बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चांगन की वाइन बहुत ही बेहतरीन होती है, इसीलिए ये एक नॉर्मल बात है कि तुम इसके इतने शौकीन हो। ली बाई कहता है कि आपने सही कहा, यहाँ की वाइन सचमुच सबसे अच्छी है। और अब वो उस पॉट को वापस ले लेता है। जाओ रोंग उसे इस तरह हताश देखकर उसके पास आती है और कहती है कि उस मिस्ट्रेस विलन ने तुम्हारे पूरे शहर और वहाँ के लोगों को गायब कर दिया, पर हो सकता है कि वो सभी अभी भी जिंदा हों और उसने उन्हें सिर्फ दूसरे आयाम में भेजा हो, इसीलिए अभी भी उन्हें बचाने की एक उम्मीद की किरण हो सकती है। ली बाई कहता है कि क्या तुम्हें उस विलन के बारे में कुछ क्लू मिला? जाओ रोंग बताती है कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के सीक्रेट संग्रहालय में कई पुरानी स्क्रोल्स को रखा गया है, पर वहाँ की सुरक्षा डी रेंजी करता है, इसीलिए मैं ताइजी पैलेस के घोड़े से बात करके वहाँ जाने की परमिशन ले लूंगी। पर ली बाई उसकी बातें सुले बिना ही डी रेंजी के पास चला जाता है। जाओ रोंग भी उसके पीछे जाती है। ली बाई तेजी से ताइजी पैलेस के उस हॉल में आ जाता है जहाँ डी रेंजी मौजूद था और वो उससे पूछता है कि वो सीक्रेट स्क्रोल कहाँ पर है। डी रेंजी कहता है कि ये चैंगन का बाजार नहीं है जो तुम यहाँ मुंह उठाकर चले आए। मैं उस गुप्त संग्रहालय के बारे में कुछ नहीं जानता। ली बाई कहता है कि मैं ताइजी पैलेस पर पहले भी अतिक्रमण कर चुका हूँ और ये जगह कुछ भी स्पेशल नहीं है। रेंजी कहता है कि हमारी गॉडेस टैलेंट की कद्र करती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया और तुम्हें महल में आने दिया, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे सारे अपराध को इस स्क्रोल में लिखा हुआ है और अब मुझे लगता है कि तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। और वो स्क्रोल्स को उसकी तरफ फेंकता है। ली बाई उस स्क्रोल के टुकड़े टुकड़े कर देता है और डी रेंजी से फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच कमाल की फाइट होती है जिससे वो जगह टूटने लगती है और वो दोनों नीचे गिरने की वजह से घायल हो जाते हैं, पर वो आपस से लड़ने लगते हैं। सैनिकों को भी पता चल चुका था कि अंदर फाइट हो रही है, इसीलिए उन्होंने उस पूरे हॉल को घेर लिया था। पर अब वहाँ जाओ रोंग भी आ गई थी जो उन दोनों को फाइट करने से रोक लेती है और बताती है कि गॉडेस ने मुझे आदेश दिया है कि डी रेंजी को इस लड़ाई की सजा नहीं मिलेगी और उन्होंने ली बाई को गुप्त संग्रहालय में भी जाने की परमिशन दे दी है। और अब वो तीनों उस सीक्रेट लाइब्रेरी में आ जाते हैं जहां डी रेंजी बताता है कि मुझे एक लस्ट स्क्रोल मिला था जिसमें कि आयनक शहर के बारे में लिखा हुआ था कि प्राचीन समय में आयनक शहर जिनटिंग किंगडम का एक कबीला था और उनके पास एक सीक्रेट स्पेल था जिसे मंडला रियल्म कहा जाता था और इस स्पेल को कास्ट करके वर्ल्ड में एक अलग ही दुनिया बनाई जा सकती थी जिसकी मदद से किसी भी चीज़ या लोगों को उस आयाम में भेजा जा सकता है। और मैं इसके बारे में ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और इसी से मुझे इस मिस्टीरियस विलन के सीक्रेट स्पेल के बारे में पता चला कि वो भी इस मंडला रियल्म का इस्तेमाल कर रहा है। उसका ये स्पेल लोगों के जीवन को नष्ट नहीं करता बल्कि उन्हें दूसरे आयाम में भेज देता है। ली बाई कहता है कि इसका मतलब ये है कि अभी भी मेरे पास अपने परिवार को बचाने का एक मौका है। रेंजी कहता है कि मैंने जो स्क्रोल पढ़े वो अधूरे थे, इसीलिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि इस स्पेल से जिन भी लोगों पर हमला किया जाता है वो मरते नहीं हैं। ली बाई कहता है कि सुई शहर ही एकमात्र ऐसा शहर नहीं होगा जहां उस विलन ने हमला किया होगा।
डी रेंजी कहता है कि मैं अब तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता, और वो एक मैप को एक्टिवेट करता है जिसमें उन 9 शहर के ऊपर मार्क लगे हुए थे जहां उस विलन ने हमला किया था, और वो बताता है कि हमारे मॉर्टल एंड कॉन्टिनेंट के ग्रेट वॉल के अंदर इतनी सारी जगहों पर हमला किया गया। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये किसी एक इंसान का काम होगा, पर जिसने भी किया है वो जिंग टिंग स्पेल को कास्ट करना जानता होगा, क्योंकि उसकी मदद से ही लोगों के मन में इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं जिसमें तुम फंस गए थे। इससे ली बाई को याद आता है कि लियो लिंग भी इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर सकती थी। इससे उन्हें पता चल जाता है कि लियो लिंग ही वो विलन है जो सभी लोगों को क्रिस्टल बनाकर दूसरा आयाम में भेज रही है। ली युआन फेंग अपने सैनिकों के साथ लियो लिंग को पकड़ने जाता है, पर वहां से भाग चुकी थी और उसके घर पर उसके कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। एक मैकेनिकल बर्ड डी रेंजी के पास आती है जो लियो युआन फेंग का मैसेज लेकर आई थी, और डी रेंजी को बताती है कि लियो लिंग भाग चुकी है। इससे वो परेशान हो जाता है और कहता है कि क्या अब वो चैंगन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रही है। ली बाई कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, अगर उसका टारगेट चैंगन होता तो सीधे ही यहाँ पर हमला कर सकती थी, पर उसने दूसरे शहर को बर्बाद किया, इसीलिए मुझे लगता है कि उसका कुछ और ही मकसद है। ली बाई को पता चलता है कि जिस शहर को अभी तक गायब किया गया है वो सभी उसकी कविताओं से जुड़े हुए हैं जिनकी पोयम अभी तक उसने लिखी थी, पर वो कहता है कि मैंने कभी सुई शहर पर पोयम नहीं लिखी। रेंजी कहता है कि तुमने जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा लेकिन तुम भूल गए होगे। ली बाई बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपना लिखा हुआ सब याद रहता है। ज़ाओ रॉन्ग कहती है कि किंग लियान एंथोलॉजी ने तुम्हें एक पोयम दी थी, और उसे वो पोयम बताती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि अगला हमला जो जूकेट पर होने वाला है, और वो तेज़ी से वहां जाने लगते हैं। वहीं हम ली योंग को देखते हैं जो जूकेट में पहुंच चुकी थी। वो अपने पेंडेंट को एक्टिवेट कर लेती है जिससे वो पूरी जगह एक क्रिस्टल बनने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।